मेरे पति अजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी इनकम अच्छी थी, फिर भी हम लोग काफी कर्जे में डूबे हुए थे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अजय ने बार बार नुकसान उठाया, पर अमीर बनने की चाह के चलते इस लत ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने अपनी सहेली ज्योति से अपने लिए नौकरी ढूंढने को कहा था। ज्योति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। एक दिन वह मुझे लेकर अपनी कंपनी में गई। वहां उसने मेरी मुलाकात अपने बॉस विक्रम से करवाई। विक्रम की सिफारिश से मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी, ऐसा कहकर ज्योति मुझे उनके पास लाई थी। मैंने उनसे बताया, सर मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, आप मेरी सहायता कीजिए प्लीज। ये प्रार्थना करते हुए मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मेरी खूबसूरती को देखकर विक्रम मुझसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अब तक विक्रम के दिल में खास जगह बना ली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भविष्य में उनसे संपर्क बनाए रखूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नौकरी मिल जाए। इस कागज पर आप अपना पता लिख दें। उन्होंने कागज और पेन मुझे पकड़ा दिया। करीब 15 मिनट बाद मैं ज्योति के साथ वापस घर चली आई, लेकिन इन कुछ मिनटों में मैंने उनका दिल जीत लिया था। मुझको नौकरी दिलाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। करीब 3 दिन बाद वह मेरी नौकरी की अच्छी खबर लेकर शाम को मेरे घर आ गए। वहां मैंने उनकी मुलाकात अपने पति अजय और अपनी सासू माँ व अपने 4 साल के बेटे पिंकू से कराई। मेरी नौकरी की खबर सुनकर घर का माहौल खुशी में बदल गया। मेरे घर की हर चीज इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। मेरे पति थोड़े बतूने किस्म के इंसान थे। उनकी बातों से विक्रम को भी मालूम हो गया कि इसकी शेयर मार्केट में बहुत दिलचस्पी है। कुछ देर बाद अजय मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लेने बाजार चला गया। विक्रम ने आग्रह करके मुझको अपने सामने बैठा लिया। मैंने कहा, सर आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिली है और मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब 2 वक्त की रोटी और पिंकू की पढ़ाई का खर्चा मैं खुद उठा सकूंगी। मेरी बड़ी बड़ी आंखों में विक्रम के लिए सम्मान के भाव उसे साफ नजर आ रहे थे। तुम्हें नौकरी दिलाने वाली बात अब खत्म हुई। इसके बाद तुमने मुझे धन्यवाद कहा तो मैं फौरन उठकर चला जाऊंगा। विक्रम ने अपनी आवाज को नाटकीय रूप से सख्त किया, पर उसके होठों पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। अब नहीं कहूंगी धन्यवाद सर, मैं मुस्कुराई और फिर उठकर किचन की ओर चली गई। कुछ देर बाद हम सबने चाय नाश्ता किया। फिर विक्रम वापस जाना चाहता था, पर ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि बेहद अपनेपन के साथ निवेदन करके मैंने उसे रात का खाना खाकर जाने के लिए रोक लिया। उस दिन के बाद से विक्रम का घर में आना जाना हमेशा का हो गया। कुछ दिनों के बाद पिंकू के जन्मदिन की पार्टी में वे शामिल हुए। फिर त्योहार आया और मैंने उन्हें घर खाने पर बुलाया। धीरे धीरे हमारे परिवार के साथ उनके संबंध गहरे होते चले गए। मैंने देखा धीरे धीरे विक्रम मेरी तरफ आकर्षित होने लगा है। एक दिन अपने रूम में चाय पीते हुए विक्रम ने मुझसे पूछा, तुम्हें पता है प्रीति, मैं किस दिन को अपने लिए भाग्यशाली मानता हूँ? मैंने कहा, आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा? मैंने जवाब सुनने के लिए अपना ध्यान उसके चेहरे पर केंद्रित कर लिया। तभी उसने जवाब दिया, जिस दिन तुम मेरे पास नौकरी के सिलसिले में आई थी, मेरे लिए तो वह यकीनन स्पेशल दिन था। मैं बोली, पर आप क्यों उसे अपने लिए स्पेशल मानते हैं? वह दिन मेरे जीवन में न आया होता तो आज मैं तुम्हारे जैसी अच्छी दोस्त कैसे पाता? उसके स्वर की भावुकता को पहचान कर मैं नजरें छिपाकर फर्श की ओर देखने लगी। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना प्रीति? मैंने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर से नीचे फर्श की ओर देखने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ पर रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मुझे अपना समझकर हमेशा अपने दुख दर्द मेरे साथ बांट सकती हो। मैंने कहा, थैंक्स। मेरे होठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत थी। मैंने अपना हाथ आजाद करने का प्रयास किया पर नहीं कर पाई। कुछ घबराए से अंदाज में मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। वह बड़े प्यार से मेरा चेहरा देख रहा था।
उसके आंखों के भाव पढ़कर मेरे गोरे गाल अचानक गुलाबी हो उठे। वह मुझे प्यार करता है, यह बात मैं उस दिन पूरी तरह से समझ गई थी। उस दिन से हमारे संबंध एक आयाम में प्रवेश कर गए थे। मैंने कहा, हमारे लिए दोस्ती की सीमा लांघना गलत होगा सर। अजय को धोखा देकर मैं गहरे अपराध का शिकार बन जाऊंगी। जब भी वह मुझसे प्रेम का इजहार करने का प्रयास करता, मेरा यही जवाब होता। मुझको उसके प्रस्ताव में बिल्कुल रुचि ना होती तो मैं आसानी से उसकी बात काट देती। मैं अपने घर की परिस्थितियों से भी खुश नहीं थी। अजय का व्यवहार, आदतें, वह घर का खर्च चलाने में उसकी असफलता मुझे दुखी करती थी। विक्रम मेरी बातें बड़े धैर्य से सुनता। जब मेरा मन हल्का हो जाता तभी वह हंसी मजाक व छेड़छाड़ शुरू कर देता। मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले उसने जिद करके मुझसे अपने घर चलने को कहा और कहा, अपने हाथों से मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, अगर तुम मेरे यहाँ चलने से मना करोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उसकी प्यार भरी जीत के सामने थोड़ी ना नुकर करने के बाद मुझको झुकना ही पड़ा। विक्रम ने मेरे जन्मदिन के मौके पर मुझे एक सुंदर सी साड़ी उपहार में दी और मुझे पहली बार उसने अपनी बाहों में भरा तो मैं घबराए लहजे में बोली, नहीं, यह सब ठीक नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अपनी बाहों की कैद से उसने मुझे मुक्त नहीं किया, क्योंकि मैं छूटने का प्रयास नहीं कर रही थी। मेरे मादक जिस्म का नशा उस पर कुछ इस तरह हावी था कि उसने मेरे कान और गर्दन को गर्म सांसें छोड़ते हुए चूम लिया। मैंने सिसकारी ली, मुंह से ना करती रही, पर उसके साथ और ज्यादा मजबूती से मैं भी लिपट गई। मुझको गोद में उठाकर वहां बेडरूम में ले आया। वहां पर मैं उसके आगोश में आते ही मैंने सभी तरह का विरोध समाप्त कर समर्पण कर दिया। वह मेरे बदन को अपने हाथों से मसलने लगा और अब मैं भी उसका साथ दे रही थी। हम दोनों के अंदर उठे उत्तेजना के तूफान के थमने के बाद भी हम देर तक निढाल होकर एक दूसरे से लिपट कर लेटे रहे। कुछ देर बाद मेरे रोने की आवाज सुनकर वह चौंका। मेरी आंखों से आंसू बहते देख वह प्यार से मेरे चेहरे को चूमने लगा। मेरी सिसकियां कुछ देर बाद थमी तो उसने पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जवाब में मैंने उसके सीने पर चुंबन लिया और भावुक स्वर में बोली, प्रेम का इतना आनंददायक रूप मुझे दिखाने के लिए धन्यवाद विक्रम। हमारे संबंध एक नए आयाम में प्रवेश कर गए। मैं ही नहीं बल्कि मेरे घर के बाकी सदस्य भी विक्रम को अच्छे लगने लगे थे। वह भी अपने को हमारे घर का सदस्य समझने लगा। वह मेरे घर वालों की जरूरतों का ध्यान रखता। तभी एक दिन विक्रम के माता पिता उससे मिलने आए। उसके लिए एक रिश्ता आया हुआ था। वह दोनों इसी सिलसिले में उससे बात करने आए थे। उसकी मां बोली, तुम कब चलोगे उसे देखने? किसी दिन चलेंगे, उसने बात घुमाकर जवाब दिया। अगले शनिवार को चले? देखेंगे, उसने फिर बात टालने की कोशिश की। उसके पिता अचानक गुस्से से बोले, इससे तुम चलने को हाँ नहीं कहला सकोगी, क्योंकि आजकल इसके सिर पर उस प्रीति का जुनून सवार है। प्लीज पापा बेकार की बातें ना करें, प्रीति से मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है। वह नाराज हो उठा। अपने बाप से झूठ मत बोलो विक्रम, यहाँ क्या चल रहा है, इसकी रिपोर्ट मुझ तक पहुंचती रहती है। लोगों की गलत व झूठी बातों पर आप दोनों को ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी मां ने पिताजी को चुप कराकर उसे समझाया, विक्रम सारी कॉलोनी वाले प्रीति और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उसका यहाँ आना जाना बंद करो बेटा, नहीं तो तुम्हारा कहीं रिश्ता होने में भी बहुत मुश्किल होगी। माँ, किसी से मिलना जुलना गुनाह है क्या? मेरी जान पहचान और बोलचाल सिर्फ प्रीति से ही नहीं, मैं तो उसके पति और उसकी सास से भी खूब हंसता बोलता हूँ। कुछ देर और समझाने के बाद माँ पिताजी को लेकर चली गई। उनके जाने के काफी समय बाद तक वह बेचैन व परेशान रहा। फिर शाम को जब उसने मुझसे फोन पर बातें की तब उसका मूड कुछ हद तक सुधरा। एक दिन मुझको अपनी बाहों में भरकर विक्रम बोला, मेरा मन करता है कि तुम हमेशा मेरी बाहों में इसी तरह बनी रहो, अब तो अपने इस घर का अकेलापन मुझे काटने लगा है। उदास लहजे में मैंने जवाब दिया, हम दोनों को सामाजिक कायदे कानून का ध्यान रखना ही होगा।
अपने पति व सास को छोड़कर सदा के लिए आपके पास आ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। फिर मेरा ऐसा कदम मेरे बेटे पिंकू के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा और उसके हित की फिक्र मैं अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। जो बात दिमाग में बैठ जाए फिर उसे भुलाना या निकाल कर बाहर फेंकना बड़ा कठिन होता है। मैं विक्रम के बहुत करीब आ चुकी थी, फिर भी उसके अंदर का असंतोष और बेचैनी बढ़ती ही गई। एक बार बेटे के जन्मदिन के कुछ दिन पहले अजय को शेयर मार्केट से अच्छा फायदा हुआ। अमीरों की तरह जीने का शौकीन अजय फौरन पिंकू के जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मनाने का फैसला किया। उस दिन घर के आगे टेंट लगा, हलवाई ने खाना बनाया, करीब 300 लोग उपस्थित रहे होंगे। मैंने और अजय ने इतनी अच्छी पार्टी देने के लिए खूब वाहवाही लूटी। उस दिन विक्रम एक तरफ बैठा रहा, मुझको फुर्सत नहीं मिली उसके साथ कुछ मिनट भी गुजारने की, क्योंकि उसके साथ हंस बोलकर मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को बात बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। वह जब इस तरह से तंग आ गया तो बिना किसी को बताए घर चला गया। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसकी सारी रात करवटें बदलते गुजरी, पर सुबह मन शांत था। पिछली परेशानी भरी रात के दौरान उसने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। अगले दिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसके परेशान चेहरे को देखकर मैं चिंतित स्वर में बोली, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। उसने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया। मैंने पूछा, कल पार्टी में किसी ने कुछ गलत कहा, गलत व्यवहार किया? मैं परेशान हो उठी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर यूं परेशान से क्यों लग रहे हो? रात को ठीक से सो नहीं पाया? किसी बात की परेशानी थी? हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था प्रीति, कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे तुमसे। मैंने बोला, कहो क्या बात है? उसने भावहीन स्वर में मुझे बताया, मैं आज उस लड़की को देखने जा रहा हूँ जिसका मेरे लिए रिश्ता आया है। मैं तो हमेशा आपको वहां जाने की सलाह देती रही हूँ प्रीति, मैं खुद नहीं जाता क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री को अपनी जिंदगी में प्रवेश देना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसा करना उस लड़की के साथ धोखा करना होता। क्या अब आपने मुझे अपने दिल से निकालने का फैसला कर लिया है? यह कहते कहते मेरी आंखों में आंसू छलक आए। प्रीति, तुम बिना आंसू बहाए मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। उसने अपनी आवाज को कमजोर नहीं पड़ने दिया। देखो, तुम्हारी घर गृहस्थी सदा तुम्हारी रहेगी, मैं चाहकर भी उसका स्थायी सदस्य कभी नहीं बन सकता हूँ। तुम्हारा नाम अजय के साथ ही जुड़ेगा, मेरे साथ नहीं। यह बात कल रात मुझे बिल्कुल साफ नजर आई। चोरी का मीठा फल खाने का अपना मजा है। तुम्हारे प्यार को मैं बहुत कीमती व महत्वपूर्ण मानता रहा हूँ। अब थक गया हूँ अकेले इस घर में रातें बिताते हुए। अब मैं सिर्फ फल खाना नहीं चाहता बल्कि अपनी छोटी सी बगिया बसाना भी चाहता हूँ, जिसे मैं अपना कह सकूँ, जिसे फलता फूलता देख मैं ज्यादा खुशी व सुकून महसूस कर सकूँ। मैंने आपको अपनी घर गृहस्थी की बगिया बनाने से कभी नहीं रोका, मैं भावुक स्वर में बोली। आप जरूर शादी कर ले, आपकी इच्छा होगी तो मैं खुशी खुशी आपकी जिंदगी में प्रेमिका बनकर बनी रहूंगी। नहीं प्रीति, ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। उसने तीखे स्वर में मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। फिर क्या आज आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं? मैं रोती हुई बोली। मुझे माफ करना प्रीति, दोस्ती की सीमाएं लांघ कर तुम्हें अपनी प्रेमिका नहीं बनाना चाहिए था मुझे। मैं सिर्फ तुम्हारे मन में जगह बनाकर रखता तो आज मेरी शादी के कारण हमें एक दूसरे से दूर ना होना पड़ता। मैं उठकर खड़ी हो गई और थके स्वर में बोली, सर, आप जैसे नेक इंसान को कभी भूल नहीं पाऊंगी, पर शायद आपका फैसला बिल्कुल सही है। मैं चलती हूँ। इतना कहकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।